तो अभी हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं IGCSE फिजिक्स P4। ये एक्सटेंडेड सिलेबस का थ्योरी का पेपर है और फरवरी मार्च 2023 का ये पेपर है। IGCSE में जो थ्योरी का पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम होता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस उसी तरह की हैं, सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। जी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं और टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर है जो अभी हम सॉल्व करेंगे। Question number 1. A boat crosses a river. The boat points at right angles to the river bank and it travels at a speed of 3.5 meter per second relative to the water. A river current acts at right angles to the direction of the boat the boat points. The river current has a speed of 2.5 meter per second. By drawing a scale diagram or by calculation, determine the speed and the direction of the boat relative to the river bank. तो ये सिचुएशन हमें गिवन है जिसमें एक बोट जो है ना वो रिवर क्रॉस करेगी और बोट की जो मूवमेंट है इट इज़ पॉइंटिंग राइट एंगल्स टू द रिवर बैंक। तो अभी ऐसे एक रफ सी डायग्राम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह से ना एक रिवर है जिसके ये दो बैंक्स हैं और हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक बोट है जिसने इस रिवर को क्रॉस करना है। अब रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इस तरह फ्लो कर रहा है और ये रिवर का करंट कहलाता है। इसी तरह जो मूवमेंट ऑफ बोट होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो बोट ने इस तरह से रिवर को क्रॉस करना है। अब रिवर करंट की जो स्पीड हमें गिवन है वो गिवन है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड और बोट ने जो स्पीड से ट्रेवल करेगी वो है 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब ऑब्वियसली ये जो रिवर करंट मीन्स इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है ना वो जो भी एनर्जी लगाता है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो कि रिवर में मूव कर रहा हो तो वो उसका रिवर करंट कहलाता है। बेसिकली वाटर वेव्स हैं जिनको हम रिवर करंट कह रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट होता है ना तो उसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, लेकिन जब हम वाटर करंट की बात करते हैं तो उसमें वाटर की वेव्स फ्लो कर रही होती हैं। अब वो वेव्स किस स्पीड से फ्लो कर रही हैं वो रिवर करंट की स्पीड कहलाएगी और यहाँ पे हमारे पास बोट की स्पीड गिवन है। अब जब ये बोट 3.5 मीटर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये जो रिवर करंट है ये इसके ऊपर अपना यानी जो इन्फ्लुएंस है या इफेक्ट है वो करेगा और उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये वाटर कोई स्टिल वाटर तो नहीं है ना कि जिसके अंदर बोट जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली सेल कर जाए, बल्कि ये कि ये एक ऑपोजिशन या फोर्स फील करेगी बिकॉज ऑफ दिस रिवर करंट और उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब हमने करना क्या है, हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि रिवर करंट की वजह से बोट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा वो हमने डिटरमिन करना है और इसके लिए हम दो में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम स्केल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें ऑप्शन गिवन है, और अगर हम स्केल डायग्राम ड्रॉ नहीं करना चाह रहे तो फिर हम बाय कैलकुलेशन भी इसको फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा तो ये कि हम कुछ ना कुछ एक डायग्राम ड्रॉ कर लें और फिर उसके बाद चाहें तो स्केल डायग्राम से ही आंसर डायरेक्ट निकाल लें या चाहें तो कैलकुलेशन से निकाल लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक स्केल लिख देता हूँ कि मैं स्केल क्या यूज़ करूँगा। सो स्केल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर्स। ये स्केल हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया और अब हम इसे यूज़ करेंगे। ओके सबसे पहले अगर हम रिवर करंट को ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम रूलर से मेजर भी करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे इसके हेड पे जो कि 3.5 सेंटीमीटर होगी और ये बोट की जो मूवमेंट है या उसकी जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। लास्टली हम ये करेंगे कि फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर देंगे और ये वाला जो वेक्टर होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो हमने फाइंड करना है। अब दो मेथड्स हो सकते हैं, या तो हम रूल से इसको पूरा एग्जैक्ट मेजर कर लें तो हमें स्पीड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सेकेंडली हम यहाँ पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
तो hypotenuse which is the resultant vector square would be equal to the opposite square 3.5 and the adjacent square. और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें असल में ना एरर के चांसेस, हाँ एरर के चांसेस कम होंगे। अब डायग्राम ड्रॉ करके खुद अच्छी तरह आइडिया कर लें कि करना क्या है और फिर कैलकुलेशन से फाइंड कर लें। हाँ, अगर कभी उन्होंने अगर ऑप्शन ना दिया हो ना, जैसे वो कहें कि बाय ड्राइंग ए स्केल डायग्राम डिटरमिन द स्पीड एंड द डायरेक्शन, तो फिर हम कैलकुलेशन से नहीं करेंगे, फिर हमने सिर्फ डायग्राम ही यूज करनी होगी। ओके, अब हम जो है ना दूसरा काम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना ये भी फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिवर करंट की डायरेक्शन रिवर बैंक के साथ जो रिजल्टेंट का बनने वाला एंगल है उसी को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं। सो का टोआ, हमें तीनों साइड्स पता है, तो मैं 10 यूज कर रहा हूँ एंड इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से जब हम ये एंगल फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 54 या 55 दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। tan को दूसरी तरफ मूव करके tan इनवर्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें ना एक बात का ख्याल रखना है कि हमें ये एरो जो है ना बिल्कुल सही ड्रॉ करना है, यानी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टुवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर हमें इस एरो को ड्रॉ करना है। तो ये इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को भी शो कर रहा होगा इन द डायग्राम। तो स्पीड का आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4.3 मीटर्स पर सेकंड और डायरेक्शन रिलेटिव टू द रिवर बैंक इज 54 डिग्रीज। 4 मार्क्स का ये पार्ट था। Okay, next part. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. State the names of one other scalar quantity and one other vector quantity. तो स्केलर में फॉर एग्जांपल हम मास लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, और वेक्टर में फॉर एग्जांपल हम फोर्स लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का ये था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Figure 2.1 shows a ship loaded with containers. The ship is made of steel. The density of steel is 7,800 kilogram per meter cube, and the density of water is 1,000 kilogram per meter cube. Explain why the ship floats in the water. The average density of the ship is less than the density of water because there are air spaces present in the ship. देखिए ना, पूरा शिप जो है ना वो स्टील से भी नहीं बना हुआ ना, उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो देर आर एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द शिप एंड द शिप इज नॉट टोटली मेड अप ऑफ स्टील, दैट इज व्हाई द एवरेज डेंसिटी इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट विल फ्लोट. The containers with the greatest mass are loaded near the bottom of the ship. State and explain the effect on the stability of the ship of loading container in this way. ये जो ग्रेटेस्ट मास वाले कंटेनर्स हैं, अगर हम इनको नियर द बॉटम लोड करेंगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा या सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट वुड आल्सो बी लोअर, और किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जितना लोअर होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसी रीजन की वजह से ज्यादा मास को जो है ना लोअर साइड पे लोड किया जाता है। तो हम लिखते हैं कि सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर एंड द शिप इज मोर स्टेबल। इस वजह से इसको फॉलो किया जाता है। A crane lifts a container 48 meters vertically upward. The mass of the container is 30,000 kilograms. Calculate the energy transferred to the gravitational potential energy stored in the container. Okay. सबसे पहले gravitational potential energy, इसका फॉर्मूला होता है mgh. Mass of the container is 30,000 kilograms. G की वैल्यू 9.8 and vertical height is 48. ये आंसर आ रहा है 14112000. तो इसको अब हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाता हूँ। 1.4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, या हम इसको 14 10⁻⁶ जी
नहीं, देखें, आंसर जो है ना वो 2 सिग्निफिकेंट में ही होना चाहिए। तो इसके अंदर तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, ठीक है ना? तो अब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो या तो हम 14 के साथ 6 ज़ीरोज़ लिख दें, तो वो ये बनेगा, और इसको हम 14 मेगा जूल्स भी लिख सकते हैं। ये सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, दोनों आंसर सही होंगे। 1.4 इंटू 10⁻7 जूल्स, ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए। Number 1, part A. State the principle of conservation of energy. Energy can not be created nor destroyed, but it can be transferred from one energy store to the other, or one form of energy to other form of energy. तो ये कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट। A wind turbine has a maximum output power of 1.8 megawatt. तो ये हमें मैक्सिमम आउटपुट पावर गिवन है विंड टरबाइन की। द टरबाइन ऑपरेट्स एट मैक्सिमम पावर फॉर 4 आवर्स। टाइम गिवन है, डिफाइन द यूनिट किलोवाट आवर्स। सो इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड in 1 hour at a transfer rate of 1 kilowatt or 1000 watt. So whatever an appliance of 1 kilowatt hour is consuming the electrical energy in 1 hour, it is called 1 kilowatt hour or the unit kilowatt hour. Calculate the energy produced by the wind turbine operating at maximum power for 4 hours. Give your answer in kilowatt hours. So energy is equal to power multiplied by time. पावर हमें गिवन है 1.8 मेगावाट्स। तो मेगा के लिए हम 10⁻6 वॉट्स लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें आवर्स में पुट करना है। इस मेगावाट को या वॉट्स को अब हम किलोवाट्स में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 1000। तो ये जो वैल्यू गिवन है, जब हम इसे 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे, देन इट वुड बिकम किलोवाट्स, और उसके साथ 4.0 आवर्स हैं। तो हमें आंसर मिल जाएगा 7200, और यूनिट आ जाएगी किलोवाट आवर्स। So energy in kilowatt hours is 7200 here. Radiation from the sun is the main source of energy for most of our energy resources. State 2 energy resources that are not due to radiation from the sun. तो कोई सी भी 2 एनर्जी रिसोर्सेज हमने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स है विच इज़ नॉट ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द सन, और we can write geothermal. It is also not. लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो सन से रेडिएशन आती है ना, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ आर एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से ये जो क्रॉप्स वगैरह फोटोसिंथेसिस करती हैं जिससे फूड बनती है, वो भी इसी एनर्जी रिसोर्स से होता है ना। इसके साथ वो कह रहे हैं स्टेट 2 एनर्जी रिसोर्सेज दैट आर नॉट ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो उसके अंदर एक न्यूक्लियर है जिसमें हम न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, और एक जियोथर्मल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर 4.1 shows a metal pan on an electric hot plate. तो ये इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है, इसके ऊपर एक मेटल पैन।
द पैन कंटेन्स 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है. The pan is heated, the temperature of the water in the pan increases. Thermal energy is transferred through the metal pan by conduction. State and explain the two ways that thermal energy is conducted in a metal. Number one, there are delocalized electrons. So it is conducted through delocalized or free electrons, which move through the metal. ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिसीव कर लेते हैं और एनर्जी रिसीव करके अब जो है ना ये मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द मेटल. और जब ये कोलाइड करते हैं विद द एटम्स ऑफ द मेटल, दे ट्रांसफर एनर्जी एंड ट्रांसफर. मेटल के अंदर एक एक्स्ट्रा भी चीज़ होती है जो बाकी सॉलिड्स में नहीं होती, और वो फिनोमेना है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का या फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का. तो जिस तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक डायरेक्शन में फ्लो करके, इसी तरह से ये थर्मल कंडक्शन भी करते हैं कि ये एनर्जी रिसीव कर लेते हैं हॉट एंड से, और उसके बाद सिंस ये एटम्स तो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं ना और अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पूरी मेटल में फ्लो कर सकते हैं. तो ये डिस्टेंट पार्टिकल्स को जाके भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं. वाइब्रेटिंग particles collide with neighboring particles and transfer energy. तो एक एनर्जी ट्रांसफर वो है जो कि एटम्स या वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कर रहे हैं. ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडक्शन का फिनोमेना है, सॉलिड्स में होता है. एक दूसरा फिनोमेना जो मेटल्स में होता है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन है या थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है. सही है, तो इस तरह से हमने टू वेज को डिस्क्राइब कर दिया विच हैपन इन अ मेटल. द वाटर बॉइल्स एंड लीव्स द लिक्विड एज अ गैस. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. अब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि हमने आंसर में क्या चीज़ रेफर करके अपना आंसर लिखना है. Why the gas occupies a much greater volume than it does in as a liquid. वाटर पार्टिकल्स हैं, जब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन दे वर इन लिक्विड स्टेट. तो फोर्सेस और डिस्टेंसेस को हमने रेफर करना है. जी, तो अगर हम फोर्सेस की पहले बात करें तो हम कहेंगे कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग the particles in a gas are much weaker than liquids. और अगर डिस्टेंसेस की बात करें, the distance among the particles of a gas are much larger than that of a liquid. तो लिक्विड के मुकाबले में इनके डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इसी तरह अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं. ओके, स्टेट टू वेज इन विच बॉइलिंग डिफर्स फ्रॉम इवेपोरेशन. ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछा जाता है. तो पहला हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर which is called the boiling point, while evaporation can occur at any temperature. Or secondly, boiling takes place throughout the liquid, while the evaporation only takes place at the surface of the liquid. Third, ये भी लिख सकते हैं कि during the boiling the bubbles are generated, while evaporation में ऐसा कोई phenomena visibly नहीं देखने को मिल रहा होता.
Next part, the water is replaced with 200 centimeter cube of milk. The initial temperature of milk is 20. The boiling point of milk is 95. The milk starts to boil when 60700 joules of thermal energy has been transferred to it. The density of the milk is also given. Calculate the value of specific heat capacity of milk. Give your answer to 3 significant figures. अब जहां भी हमें नॉर्मल कन्वेंशन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा आंसर देना होगा तो वो हमें फिर इस तरह से ना खुद ही उसको रेफर कर देंगे कि हमने किस तरह से आंसर देना है. ओके, अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा या E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा और डेल्टा टी दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं. अच्छा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का चेंज हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड से कैलकुलेट कर लेंगे. सी हमें कैलकुलेट करना है. थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड भी हमें गिवन है, मास हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली. तो मास फाइंड करने के लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है. नंबर 1 द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड नंबर 2 द डेंसिटी ऑफ द मिल्क. तो सबसे पहले इन दोनों को हम यूज करते हैं और मास ऑफ द मिल्क फाइंड कर लेते हैं. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम which means mass will be equal to density multiplied by volume of the milk. अच्छा, डेंसिटी हमें गिवन है 1.03 इंटू 1.03 और वॉल्यूम हमें गिवन है 200. ये आंसर आएगा 206 ग्राम्स. ये मास ऑफ द मिल्क है जो फिर हम फर्दर कैलकुलेशंस में यूज करेंगे. ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे. एनर्जी गिवन है 60700, मास इज 206, सी हमने फाइंड करना है और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 95 माइनस 20 से आ जाएगा. सो C इज इक्वल टू 60700 डिवाइडेड बाय 206 मल्टीप्लाइड बाय 75. तो ये आंसर देगा 3.93 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. और इसी को हम यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख देंगे 3.93 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये 4 मार्क्स के लिए हमें वर्किंग शो करनी होगी. Question number 5. Part A, figure 5.1 shows a semicircular transparent plastic block. A ray of light is incident normally. Incident normally means कि अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, चूंकि ये कर्व है तो इसके लिए ना हमें यहाँ पर पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और टेंजेंट के साथ अगर हम इस रे का एंगल फाइंड करेंगे ना तो वो 90 डिग्री बन रहा होगा. तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये रे आकर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री स्ट्राइक कर रही है. सो इट इज इंसिडेंटिंग एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री और इट इज इंसिडेंट नॉर्मली. अच्छा, जब भी कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी या एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इंसिडेंट होगी तो वो जब रिफ्रैक्शन शो करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी. जब रिफ्रैक्ट होगी ना तो अनडेविएटेड स्ट्रेट अपना पाथ कंटिन्यू करेगी. यानी होगी ना, फ्रैक्शन तो है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी. जैसे अब यहाँ से एक रे आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है तो ये रे स्ट्रेट अपना पाथ कंटिन्यू कर जाएगी. ये कहीं पर अभी बेंड नहीं होगी. रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग उस वक्त होता है व्हेन द रे इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल, देन इट वुड शो सम बेंडिंग आल्सो. ठीक है, और अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तब इसका रिफ्रैक्शन इस तरह होगा कि वो विदाउट बेंडिंग हो जाएगा. लेकिन नॉर्मल जब हम बनाएंगे तो वो इसी रे पे ही बन जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल वुड बी 0 डिग्री. So it is incident normally on the curved surface of the block. The refractive index of the plastic is 1.5. Calculate the critical angle for the plastic. ये पहला काम हमें करना है. उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n is equal to 1 upon sine of critical angle. So sin c is equal to 1 upon n, जिसका मतलब होगा कि c is equal to sin inverse of 1 upon 1.5. तो इसके आंसर में हमें क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा which will be equal to 42 degrees here. तो क्रिटिकल एंगल आ गया 42 डिग्रीज.
Okay, next part. On figure 5.1, draw the path of the ray in the block and after the ray emerges from the block. अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हम इसको जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी डेविएशन, कि ये रे बिल्कुल अपना एज इट इज़ जो पाथ है वो कंटिन्यू करेगी। ओके, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास हमें एक लाइन बनानी होगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है विद द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स, और इसको हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं। और सेकेंडली, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यहाँ पे जब ये रिफ्रैक्ट करेगी तो ये अनडेविएटेड स्ट्रेट अपना पाथ कंटिन्यू करेगी बिकॉज इट वाज इंसिडेंटेड नॉर्मली। सेकंड सरफेस पे जब ये इंसिडेंट कर रही है तो हम देखेंगे कि नॉर्मल से एंगल क्या बन रहा है, दैट एंगल इज द इंसिडेंट एंगल। अच्छा, अब हम जो है ना प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। और अगर ये एंगल 42 डिग्री से लार्जर होगा तो फिर इसका मतलब होगा कि ये एक फिनोमेना शो करेगी विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसमें क्या होगा कि रे आगे एयर में एंटर होने के बजाय इसी प्लास्टिक का जो ब्लॉक है इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो कि इस केस में 42 डिग्रीज की वैल्यू है। अगर 42 डिग्री से ज़्यादा आ गया आपके पास इंसिडेंस का एंगल तो फिर ये आगे इधर मीडियम में एंटर नहीं होगी बल्कि इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट TIR। ओके, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर जब ये इस सरफेस पे पहुंची तो अगेन यहाँ पर ना ये जब रिफ्रैक्ट करेगी तो अब ये अनडेविएटेड ही जाएगी, क्योंकि ये कर्व सरफेस है। इस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंस का एंगल यहाँ पे 0 है एंड इट इज़ बीइंग इंसिडेंटेड नॉर्मली। तो जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है रे वो अपना पाथ स्ट्रेट कंटिन्यू कर जाती है। तो यहाँ पे भी ये उसी तरह से स्ट्रेट आगे निकल जाएगी जैसे कि ये प्लास्टिक ब्लॉक में एंटर हुई थी। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको शो कर दिया, और इस जगह पे इसका विदाउट एनी बेंडिंग रिफ्रैक्ट होना और दूसरे मीडियम में एंटर होना ये हम शो कर देंगे। 2 मार्क्स का है। ओके, figure 5.2 is a full scale diagram of a lens and an object. The point F shows the position of the principal focus of the lens. Determine the focal length of the lens. तो फोकल लेंथ के लिए हम रूलर से ये वाला डिस्टेंस जो है ना डॉटेड लाइन से इस पॉइंट F तक का डिस्टेंस इसको मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद हमें इसका आंसर यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आएगा 7.2 सेंटीमीटर्स। On figure 5.2, draw two rays from the object to locate the image and label the image as I. अच्छा, जब हमने 2 रेज इसमें ड्रॉ करनी है तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो 7.2 का डिस्टेंस है उस पे प्रिंसिपल फोकस जो है ना ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस भी मेंशन कर देंगे कि ये प्रिंसिपल फोकस है। ओके, फिर उसके बाद ये होगा कि यहाँ से हम एक रे लाएंगे विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली रे पास हो जाएगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारी फर्स्ट रे हो गई। इसके बाद हम एक सेकंड रे ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने की वजह से ये अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड आगे मूव करेगी। अब सिंस ये दोनों रेज कहीं पर भी आपस में मीट नहीं कर रही बल्कि ये डाइवर्जिंग है, तो इनसे जो इमेज बनेगी वो इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके हमें मिल रही होगी। तो फर्स्ट रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और इसको जो है ना हम डॉटेड लेकर आएंगे, और सेकंड रे को भी जो है ना हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और डॉटेड लेकर आएंगे। जहाँ ये दोनों रेज मीट कर रही होंगी वहाँ पर आपके पास इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इस इमेज को हम आई का नाम दे देंगे।
तो इस तरह से जो है ना वो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ये है इसकी जो है ना डायग्राम, और यहाँ पर हम एरो हेड शो कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करके जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो यहाँ पे फॉर्म कर दी है। और इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे कि ये जो हम रेज बनाएंगे ये डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल रेज ऑफ लाइट नहीं है बल्कि एक इमेजनरी उनकी बैकवर्ड एक्सटेंशन है, और जो इमेज बन रही है वो भी एक इमेजनरी या वर्चुअल इमेज है। 3 मार्क्स का ये काम। पार्ट सी, figure 5.3 shows a simplified diagram of an eye with rays from a distant object and the path the rays inside the eye of a person with short sight. तो हम देख रहे हैं कि रेज जो है ना रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, और ये जो रेज आ रही हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जिसका मतलब है कि जो उसकी आई में डिफेक्ट है वो शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है, जिसके अंदर नियर ऑब्जेक्ट्स सही नजर आते हैं लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सही से देख नहीं पा रहा होता। On figure 5.4, draw an additional lens outside the eye to correct the short-sightedness and show the path of the ray inside the eye. तो ये चूंकि रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं तो हम इनको ना थोड़ा सा डाइवर्ज कराना चाहेंगे, और डाइवर्ज करवाने के लिए हम यहाँ पर जो लेंस यूज करेंगे वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो ये डाइवर्जिंग लेंस रेज को डाइवर्ट करवा देगा और फर्स्ट रे ऑफ लाइट आएगी और थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट है, उसको हम स्ट्रेट कंटिन्यू कर देंगे, और थर्ड रे ऑफ लाइट आएगी तो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी। उसके बाद ये सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। जी जी, आई का लेंस जो होता है ना वो तो कन्वर्जिंग लेंस ही होता है ना, तो वो तो कन्वर्ज ही करेगा। जो शुरू में हमने लेंस यूज किया ना उसने इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज किया है, तो डाइवर्ज रेज जो होंगी वो फिर पहले कन्वर्ज होने के बजाय ना बिल्कुल रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो रही होंगी। ये इस डाइवर्जिंग लेंस का काम है। Sound waves have compressions and rarefactions. Explain what is meant by uh, compression and rarefaction. So regions, compression are the regions with greater pressure than normal, and that is why the particles are close together in compression. And rarefactions are the regions with lesser pressure than normal, and that is why the particles are further apart from each other than their normal position. Okay. We can see light from the sun, but we cannot hear any sound from it. State the reason for this. So, light does not need a medium to travel. So, that is why it travels from the space and we can see the sun. But sound cannot travel without any medium through space, so we cannot hear the sound from the sun. During a thunderstorm, an observer sees the lightning almost immediately before he hears the sound of the thunder several seconds later. The thunder and the lightning are produced at the same time. The sound of the thunder is heard 9 seconds after the lightning is seen. The speed of the sound in air is 340 meters per second. Calculate the distance from the thunderstorm to the observer. तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So distance is speed multiplied by time. Speed of the sound is 340 and the time it takes to reach the observer is 9 seconds. So answer is 3060, जिसे हम 3100 meters लिख सकते हैं. So in two significant figures the answer is 3100 meters.
Next part, in a lightning strike, there is a current of this much ampere for 48 milliseconds. Time भी given है, current भी given है. Calculate the charge that flows. Formula use करेंगे. Current is equal to charge upon time, which means charge is equal to current multiplied by time. So current is 3.0 10 raised to 4 amperes multiplied by time 48 milliseconds given है, तो हम मिली के लिए 10 raised to minus 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमें मिल जाएगा 1400 coulombs. So the charge that flows is 1400 coulombs in this situation. Question number 7. Define potential difference. So it is work done in passing charge across a component. It is called the potential difference. Okay, state the equation which defines EMF or electromotive force. So EMF की equation होती है EMF or voltage is work done per unit charge, W upon Q. The EMF of a battery is 9 volts. The battery is in a circuit. Calculate the work done by the battery when it moves a charge of 30 coulombs around a complete circuit. So अभी हमने formula लिखा था EMF is work done upon charge. Work done हमें calculate करना है. So EMF multiplied by charge. EMF is 9.0 and the charge is 30. So answer is 270 joules. So work done will be 270 joules here. Next part. A circuit consists of a DC power supply, a lamp, and a thermistor. Draw a circuit diagram of these components connected in series. Okay. सबसे पहले DC पावर सप्लाई का सिंबल हम बना लेंगे और DC पावर सप्लाई इस तरह एक पॉजिटिव और नेगेटिव उससे शो हो जाती है टर्मिनल से. फिर इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट एक लैंप शो कर देते हैं. फिर उसके बाद हम एक थर्मिस्टर शो करेंगे. थर्मिस्टर के लिए सिंबल इस तरह का बनता है. तो इस तरह हमने तीनों कंपोनेंट्स को सर्किट में शो कर दिया एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. Explain what happens in the circuit you have drawn in previous part when the temperature of the thermistor is increased. अच्छा जी, जब थर्मिस्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मिस्टर की नेचर ये होती है कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब होगा कि ये जो सीरीज सर्किट में कनेक्टेड था इसका वोल्टेज शेयर कम हो जाएगा. तो आपने यहाँ पे ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, एज अ रिजल्ट इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई और सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इसका वोल्टेज शेयर कम हो जाएगा. इसके वोल्टेज शेयर के कम होने से लैंप का वोल्टेज शेयर इंक्रीज होगा और लैंप का जब वोल्टेज शेयर इंक्रीज होगा तो लैंप की जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें यही आंसर यहाँ पे लिखना है. द रेजिस्टेंस ऑफ द thermistor decreases and so does its voltage share, and the voltage share of lamp increases, which increases its brightness. So lamp would be glowing more bright or working with more brightness than it was previously.
फिगर 8.1 shows a horizontal flat coil in a magnetic field. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और कॉइल के साथ हम देख सकते हैं कि हमने एक पावर सोर्स या सेल अटैच किया हुआ है, तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा होगा। और करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल, it also behaves as a magnet. So when a magnet is placed in a magnetic field of another magnet, then obviously both magnetic fields are going to interact with each other, and there would be uh, forces of attraction and repulsion acting on this coil. तो किसी जगह इंटरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होगी, किसी जगह अट्रैक्शन इंटरेक्शन से फोर्स ऑफ रिपल्जन बिल्डअप होगी। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सेल, द कॉइल रोटेट्स। उसकी वजह से जो भी फोर्स लगेगी वो इस कॉइल को रोटेट करवाना शुरू करती है। डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द साइड ए बी रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे ना हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मोटर्स के केस में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हमें फर्स्ट फिंगर को अलाइन करना है विद द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। तो फर्स्ट फिंगर अलाइन हो जाएगी विद द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, करंट जो है यहाँ पर इन टू द पेज है इन द साइड ए बी, तो हम सेकंड फिंगर को इन टू द पेज अलाइन करेंगे। तो थंब हमारे पास जो है ना वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो साइड ए बी के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी दैट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विच इज इनटू द पेज, और इनटू द पेज को हम क्रॉस से शो करते हैं, ये सेकंड फिंगर से शो होगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी यहाँ पर वो डाउनवर्ड आएगी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो करंट जो है ना वो इनटू द पेज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है और फिर फोर्स डाउनवर्ड है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ग्रीन वाली लाइन करंट को शो कर रही है और फोर्स हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। तो इस तरह हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में आंसर लिखेंगे डाउनवर्ड्स। एक्सप्लेन हाउ यू डिटरमिन द डायरेक्शन इन द प्रीवियस पार्ट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि पहला काम तो हम ये बताएंगे कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन बताएंगे इज लेफ्ट टू राइट, करंट इज इनटू द पेज है तो मैं कहूँगा फ्रॉम ए टू बी। अगर हम फिगर को भी देखें कि करंट की डायरेक्शन जो है ना वो ए टू बी है, एंड फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द कॉइल एज इट रीचेस द वर्टिकल पोजीशन। नंबर 1, द कॉइल stops rotation and changes its direction of rotation। यानी पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो अब जो है ना वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। जब ये मूव करेगा ना यूं और वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा कॉइल इस तरह से, तो वर्टिकल पोजीशन के बाद जब साइड ए बी आएगी राइट साइड पे, तो करंट अब जो है ना यहाँ से एंटर हो रहा होगा और यहाँ से लीव कर रहा होगा, क्योंकि देखें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ना ये ए बी के साथ कनेक्टेड है। अब ए बी ने यूं रोटेट किया या इस तरफ रोटेट किया, और रोटेट होने के बाद जैसे ही वो वर्टिकल पे पहुंचेगा और उसके बाद फर्दर आगे जाने लगेगा ना तो करंट की डायरेक्शन स्विच हो जाएगी। तो वो अब उसको सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं करवाएगा, ऑपोजिट वे में रोटेट करवाएगा। सही है। इसी स्विचिंग ऑफ रोटेशन से प्रिवेंट करने के लिए ना फिर हम यहाँ पे वो यूज़ करते हैं, एक स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं, ब्रशेज यूज़ करते हैं और उसके साथ फिर अपनी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं ताकि जब वो साइड स्विच हो तो कॉन्टेक्ट भी स्विच हो जाए। कोई एक साइड अगर
कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगी ना, तो फिर वो हाफ साइकिल ही घूम सकेगी। फिर उसके बाद अब उसको अपनी रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उस साइड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी ए बी लेफ्ट पे, करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज है। जब ए बी राइट पर आएगी तो करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज हो जाएगी, तो ए बी पे लगने वाली फोर्स फिर अपवर्ड हो जाएगी, वो फिर इसको यूं घुमाएगी ऑपोजिट वे में। Okay, to operate as a motor, a split ring commutator and brushes are added to the parts shown in figure 8.1. Explain the effects of split ring commutator and the brushes on the action of the motor. तो brushes का काम क्या होता है? Brushes ensure that the current is maintained. तो उसका काम ये होता है कि वो करंट जो है ना सप्लाई करता रहे, उसके एक एंड पे पॉजिटिव होता है और दूसरा ब्रश नेगेटिव होता है। एंड स्प्लिट रिंग allows the coil to switch contacts without wires getting tangled. ठीक है, तो बहुत स्मूथली अपने, देखें आपके पास ये स्प्लिट रिंग है ना जो कि घूमेगा, और ये ब्रशेज हैं लेफ्ट और राइट दोनों पे। अब ब्रशेज जो है ना कॉन्स्टेंटली एक करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्प्लिट रिंग है ना, ये जब घूमता है ना कॉइल के साथ, तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स को चेंज करता है। कॉन्टेक्ट्स चेंज होने से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो कांस्टेंट रहती है। देखिए ओपन वायर में ना मसला ये होगा कि वायर और स्प्लिट रिंग के दरमियान ना जो फ्रिक्शन होगी ना, वो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी और उससे स्पार्क्स भी होंगे। ब्रश जो होता है ना ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, और इसके अगेंस्ट जब कोई चीज़ रब करती है ना तो ये बहुत लो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। प्लस ये कंडक्टर भी होता है, तो ये करंट भी आगे पास ऑन कर देता है, फ्रिक्शन भी नहीं लाता, करंट भी पास ऑन करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रशेज यूज करते हैं, ग्रेफाइट ब्रशेस। और इन ब्रशेस का काम यही होता है कि ये कॉन्स्टेंटली एक करंट के लिए करंट की सप्लाई दें। अच्छा, स्प्लिट रिंग का काम ये होता है कि वो सप्लाई लेते हैं, रिसीव करते हैं और कॉइल को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इस तरह करते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। A nuclear power station has a reactor where controlled nuclear fission of uranium-235 takes place. Explain what is meant by nuclear fission. So, large nucleus splits up into smaller nuclei when it is hit by a neutron, and large amount of energy is released. ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजन है। State one advantage and one disadvantage of generating electrical power in nuclear power stations compared with electrical power generated using wind turbines. अच्छा जी, एडवांटेज ये कि न्यूक्लियर जो है ना हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी दे सकता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। विंड से तो उसी वक्त तक मिलती है ना जब तक विंड ब्लो कर रही हो, और विंड नहीं है तो फिर इंटरप्शन आ जाएगी। डिसएडवांटेज हम ये लिख सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस डेंजरस और हैजर्डस वेस्ट, तो उनको जो है ना स्टोर करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है और वो हार्मफुल भी होते हैं, जबकि विंड टर्बाइंस के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं होता। Deuterium is an isotope of hydrogen with one proton and one neutron. Nuclear fusion occurs when two nuclei of deuterium combine. An isotope of helium and a neutron is formed. Use nuclide notation to write down the nuclide equation for this reaction. सबसे पहले हमें दो लिखने हैं ड्यूट्रियम, तो मास नंबर 2 होगा, प्रोटॉन नंबर 1 होगा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और इसमें जो प्रोड्यूस होगा उसमें एक हीलियम और साथ साथ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का
चार्ज नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब ये कि दोनों प्रोटॉन्स यहाँ आ जाएंगे और 4 ये जो 2 न्यूट्रॉन्स थे उनमें से एक न्यूट्रॉन तो अलग हो गया, बाकी मास नंबर यहाँ पे 3 होगा। इट मीन्स कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन है। टोटल 4 थे, उसमें से 2 न्यूट्रॉन जो थे, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक न्यूट्रॉन इन 2 प्रोटॉन के साथ मिलके इसका मास नंबर 3 बना देगा। सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड नोटेशन ऑफ दैट इक्वेशन। Okay, the time taken for Mars to orbit the Sun is 690 Earth days. The average orbital radius of Mars is this much kilometers, and Earth day is 24 hours. Calculate the average orbital speed of Mars in kilometers per second. तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v is equal to orbital speed is equal to distance of an orbit, which is circumference of the circle, divided by the time taken to complete the orbit. अच्छा, अब न्यूमरेटर में 2 और पाई की जगह हम उसकी वैल्यू यूज कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू किलोमीटर्स में ही गिवन है और हमें आंसर में भी डिस्टेंस किलोमीटर्स में ही चाहिए, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में आते हैं तो हमें 690 डेज गिवन है। डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को फिर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को फिर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारी फाइनल यूनिट किलोमीटर्स पर सेकंड्स हो जाएगी और इसका आंसर हमारे पास आएगा 24 किलोमीटर्स पर सेकंड। So the average speed is 24 kilometers per second in this part. State the shape of the orbits of the planets. So they are elliptical. Perfectly circular नहीं होते, बल्कि एक थोड़ा सा squashed circle होता है जिसको हम ellipse कहते हैं. So the name of the shape is elliptical. Light from a distant galaxy is redshifted. Explain what is meant by redshift. तो redshift जो होता है, it is the increase in wavelength of light wave away from the Earth. Okay, state the quantity that the redshift of a galaxy is used to calculate. तो इसके लिए हम यूज करते हैं speed with which the galaxy is moving away from the Earth. इस स्पीड से फिर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि रेड शिफ्ट की क्वांटिटी कितनी होगी। कोई गैलेक्सी अर्थ से जितने डिस्टेंस पे है वो उतनी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है अवे फ्रॉम द अर्थ और उतना ज़्यादा रेड शिफ्ट भी उसमें आ रहा होगा। चलें, यहाँ पे पेपर हमारा एंड अप हो गया।